अकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई नो आप लोग बहुत अच्छे से केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हो और केवीएस पीआरटी की सीरीज में आज हम करने वाले हैं मैथ्स का बेसिक, जो कि हमने एनसीईआरटी से स्टार्ट करा था। तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो जो है एनसीईआरटी के बेसिक पर बना चुकी हूँ। इसी सीरीज में हम अपनी दूसरी एनसीईआरटी की करने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी हम 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही करेंगे। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में ना कुछ बच्चों की कंप्लेन थी कि जो कंटेंट है ना वो आप लोगों को दिख नहीं रहा, मीन्स कि वो विजिबल नहीं है कि ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यू शुड परचेज रिंग लाइट, तो मैंने रिंग लाइट परचेज करी है, बट मुझे नहीं पता हाउ टू यूज दिस, और मेरे को जैसे भी समझ में आया मैंने इसको कर लिया यूज। बट क्या है कि यहाँ पे मैं बैक कैमरा यूज कर रही हूँ मेरे मोबाइल का, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बन रहा है रिंग लाइट का, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा, अब मुझे नहीं पता ये कैसे जाता है। अगर किसी को पता है तो डेफिनेटली मुझे बताओ, और शायद बैक कैमरे में ये रिफ्लेक्शन आता ही है, ये जाएगा नहीं, बाकी अगर जाता है तो प्लीज मुझे बताओ। तो मेन मेरे को आपको बताने का मोटिव ये है कि आप इससे ना डिस्ट्रैक्ट मत होना, ये जो सर्कल सा कुछ भी है इससे आपको डिस्ट्रैक्ट मत होना। मेन काम आपका जो कंटेंट है यहाँ पे जो मैं लिखूंगी उससे बताना। सेकंड चीज, किसी ने कहा कि लाइट से आपकी वीडियो की क्वालिटी जो बढ़ जाएगी, मीन्स पहले जो आपको क्लियर नहीं था वो अब दिखने लगेगा। तो आप मुझे बताओ क्या सच में कुछ इंप्रूवमेंट है या ये बस ऐसे ही कहने की बातें हैं, ठीक है। अगर कुछ इंप्रूवमेंट लगता है तो मैं डेफिनेटली डेली इसको यूज करूंगी, अदरवाइज मुझे लग रहा है ये डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको, तो मैं इसका यूज करना छोड़ दूंगी। बाकी आपका जो रिव्यू होगा प्लीज ऑनेस्ट रिव्यू देना, ठीक है। बाकी मार्कर भी मेरा नहीं था तो मैंने किसी ने बोला यू शुड चेंज योर मार्कर, सो मैंने मार्कर भी चेंज कर लिया। सो आई एम ट्राइंग बेस्ट कि आपको जो भी मैं चीज पढ़ा रही हूँ या जो भी कर रही हूँ आपके काम आ सके। कुछ भी कर सकती हूँ तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताओ कि क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी एनसीईआरटी। देखो हमने उसमें एक्सरसाइज 1.1 मैंने होमवर्क दी थी कि आपने कर ली होगी क्लास 6 की, ठीक है। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने नहीं करी होगी कि ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बट जैसे धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना आपको समझ में आएगा कि बेसिक बनाना कितना जरूरी होता है। तो एक्सरसाइज 1.1 को अभी हम छोड़ते हैं क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ आपने कर ली होगी। हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 पे, ठीक है। 1.2 आपको करनी है, इसमें हमारी 4 फंडामेंटल चीजें हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन दिए हुए कुछ प्लस के, कुछ माइनस के, कुछ मल्टीप्लाई के और डिवीजन के, मींस चारों ही फंडामेंटल चीजें इसमें पूछी हुई है। तो मैं अब यहाँ पे ये नहीं करने वाली कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊं, क्योंकि अगर मैं समझाऊंगी ना तो 75% काम तो मैं ही कर रही हूँ, जबकि पेपर में मैं नहीं होंगी, वो आपको करना है खुद से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे और समझोगे, खुद समझोगे, ठीक है। खुद समझने की ट्राई करना कि हाँ इसमें प्लस के लिए कह रहा है या माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, किस चीज के लिए कह रहा है। और अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो डेफिनेटली ग्रुप में, मैं डेफिनेटली तब आपको बताऊंगी। जैसे कि अब मैं बताती हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे कि इसमें है एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। एक मशीन जो है एक दिन में 2000 समथिंग पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उसने कितने पेज बनाए, तो अब आप बताओगे कि जनवरी 2006 में उसने कितने पेज बनाए। तो अब जनवरी 2006 की बात हो रही है, तो अब आप ये नहीं करोगे कि पूरे साल के काउंट करोगे, सिर्फ जनवरी 2006। तो आप अपना दिमाग लगाओ, एक महीने में अगर कोई 2000 बना रहे हैं तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। तो 31 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे या कैसे। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, खुद से अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है और खुद से इन चीजों को समझना है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई और समझा देगा ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बट पेपर में वो लोग नहीं होंगे। तो आप ट्राई करना, पहले खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, अगर नहीं समझ में आती तो फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। और देखो सबसे अच्छा एक क्वेश्चन है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन है, ये मैं करवा देती हूँ, मे बी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो। वैसे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, कर लोगे, ठीक है। हमें ना 5 नंबर दे रखे हैं, ये 5 नंबर दिए हुए हैं, और क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि हमें ना इससे सबसे छोटी संख्या बनानी है और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या देखो क्या हो सकती है, और सबसे छोटी संख्या दोनों हमने बनानी है, तो डेफिनेटली आप बना लोगे, है ना। और फिर उसका हमें ना अंतर ज्ञात करना है। अंतर का मतलब आप बताओ कि प्लस होता है या माइनस, तो अंतर का मतलब होता है माइनस, तो हमें माइनस करना है। तो बड़ी संख्या बनाते हैं पहले, सबसे पहले क्या आएगा, 4, 6 या 3 या 7। तो 7 सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज करते हैं, पहले सबसे बड़ी उससे छोटी उससे छोटी, तो हमारी अपने आप ही सबसे बड़ी संख्या आ जाती है। असेंडिंग में हम उल्टा करते हैं, छोटी में हम उल्टा करते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर यूज करते हैं।
पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सबसे छोटी संख्या बन जाती है। तो अब हमने क्या करना है, आपका इसका अंतर निकालना है, मीन्स इसमें से इसको माइनस करना है। तो आप आंसर इसका कमेंट करके बताना कि क्या आंसर आया है आपका। ठीक है, आई होप अगर आपके पास अब आगे संख्या आती है, ये 6 अंकों की, 5 अंकों की, सबसे छोटी बड़ी बनाओ, सबसे बड़ी संख्या बनाओ, छोटी संख्या बनाओ, तो आई होप आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट करके बताना। फिर नेक्स्ट है, देखो और इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसके बाद कॉन्सेप्ट है हमारा अप्रोक्सीमेशन का। तो बहुत आसान है, आपका 6 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1.2 हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और सॉरी ये मैं वही सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं ठीक था, वो 2 3 4 6 7 ही आएगा। ठीक है, मुझे लगा वो बड़ी सबसे बड़ी संख्या है। तो अभी हम करते हैं अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है या लगभग क्या होता है। देखो जब आप अपनी स्कूल में पढ़ते हो गए, अभी भी जब आप आंसर निकालते हो, तो आप जब भी आंसर चेक करते हो पीछे से, जब किसी का आंसर पॉइंट में आता है या फ्रैक्शन में आता है, तो उसके साथ ना एक वर्ड यूज किया जाता है लगभग या अप्रोक्स। मीन्स कि इसका आंसर किस में आ रहा है, जैसे कि मान लो 3.96 है, 3.96 सेंटीमीटर स्क्वायर किसी का एरिया आ रहा है, तो इसका लगभग दे दिया जाता है 4 अप्रोक्स, मतलब कि लगभग। अब कितना है इसका 4, पूरा देखो 3.96 नहीं है, 0.4 अभी कम है 4 होने में, लेकिन 3.96 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। अप्रोक्स मीन्स कि लगभग 4 सेंटीमीटर जितना ही है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, ये अप्रोक्सीमेशन वाला फंडा ही समझना है कि क्या है क्या नहीं, और ये अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। फिर इसके बाद इसकी एक एक्सरसाइज है 1.3, तो वो आप लोग वहां से कर सकते हो। प्लस बोलेगा तो प्लस कर लेना, माइनस बोलेगा तो माइनस कर लेना, बट यस इससे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, जैसे किसी को किसी के पास तक लेकर के जाना। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हमारे आदि को, जो जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे है हमारा राजस्थान, और यहाँ पर भी जाकर के कहीं हमारा पड़ेगा तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलूं कि आपको वहां पे जाना है जो आपके पास है। ठीक है, जो आपके पास है, मीन्स देखो राजस्थान भी दूर है, आंध्र प्रदेश भी दूर है, या तेलंगाना वो भी दूर है, लेकिन अगर आप कंपेयर करने पे आओगे तो आपको कौन सा पास पड़ेगा, आपको तो राजस्थान पास पड़ेगा ना, जहां पर आपको वहां से। बट अगर यहाँ पर कोई सबसे नीचे तमिलनाडु में रहता है, तो तमिलनाडु वाले के लिए राजस्थान पास पड़ेगा या तेलंगाना, तो ऑब्वियसली तेलंगाना पास पड़ेगा। तो पहली बात तो ये अप्रोक्सीमेशन जो है वो संख्या पर डिपेंड करता है कि संख्या है कहाँ पर लाए करती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगभग। तो अब हम पूछेंगे कि तुमको इन दोनों में से कौन पास पड़ेगा, तो ये बोलेगा कि भैया राजस्थान मेरे लिए पास है, लगभग कुछ इतनी दूरी होंगी, मेरे लिए ये पास है, और ये वाला बोलेगा कि भाई मेरे लिए तेलंगाना पास है। तो उसने ये जो अनुमान लगाया ना अपना लगभग दूरी के हिसाब से लगाया है। उसने बोला नहीं कि लगभग इतना दूर है इतना ज्यादा, बट उस बंदे ने जो भी अपना दिमाग लगाया होगा ना, वो एक अप्रोक्सीमेट लगभग अनुमान लगाया है उसने कि हाँ भाई इसकी इससे दूरी कम है, कंपैरिजन में राजस्थान से दूरी ज्यादा है ना, इसकी दूरी ज्यादा है, तो ये मेरे पास पड़ेगा, ये अनुमान है लगभग। तो हमें क्या करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेशन में उसके बिल्कुल पास वाली संख्या चूज करनी है जो हमारे पास है। जैसा क्वेश्चन हमें बोलेगा हम करेंगे तो वैसे ही, बट ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किसके पास है, तो डेफिनेटली आप कर लोगे। अब जैसे कि आपको बोला हुआ है 410, अब 410 का लगभग बताओ। ठीक है, आपको कुछ नहीं बोला, यूनिट, प्लेस, डिजिट, यूनिट, 10, 100, कोई प्लेस नहीं बोली, कुछ भी प्लेस नहीं बोली, और आपको नहीं पता कि आपको करना क्या है, और बस इतना बोला कि 410 का लगभग बताओ। तो आप खुद ही देखो, आप स्टार्टिंग वाली नंबर ले लिया करो, तो जो भी नंबर एक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे लिखा वो, और जो इसके बाद आता है एक लिखो वो। ठीक है, लिख दिया, कितने नंबर है 2, इस नंबर के बाद कितने नंबर है 2, 2 जीरो लगा लो। ठीक है, तो अब देखो जो 410 है वो 400 के पास है या 500 के पास है, किसके पास है, आप अब अनुमान लगाओ। जैसे वो दूरी थी, जैसे वो डिस्टेंस का अनुमान लगा रहे थे ना कि लगभग हाँ वो पास पड़ेगा, ये पास नहीं पड़ेगा, तो अभी आप बताओ कि 410 जो है किसके पास है, 400 के 500 के, तो ऑब्वियसली आप बता दोगे 400 के। तो इसका अप्रोक्स वैल्यू कितनी होगी, 400। एक अनुमान के लिए बड़ा ही गलत चीज है कि हमेशा अनुमान ज्यादा वाला होता है। जैसे मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल लिया, 3.96 का अनुमान हमने कितना लगाया 4, तो जरूरी नहीं है कि हर केस में जो अनुमान हमारा ज्यादा ही हो, हम कम पे भी जा सकते हैं। तो जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है ना वो कम भी आ सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब जैसे मैं एक थोड़ा सा बड़ा नंबर देती हूँ, अब क्या है 2573, जब तक आपको कुछ नहीं बोला जाए, मीन्स हो सकता है कि वो इसका भी पास का बोले, इसका भी पास का, इसका भी पास का, इसको अभी हम और करेंगे डिटेल में, बट अगर वो जब तक
नहीं बोल रहा तब तक आप अपने हिसाब से कोई भी उंगली नहीं करोगे उसमें, ठीक है, कुछ नहीं करोगे। जैसे इसमें 4 डिजिट है तो आप 4 में ही चेंज करोगे जब तक क्वेश्चन में ना मेंशन करा जाए, ठीक है। तो ये 2 है तो यहाँ पे एक बार 2 लिखा, 2 के बाद आता है 3 लिखा, 1 2 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो लगा लो, यहाँ पे 3 जीरो लगा लो, ठीक है। तो अब बताओ 2573 2000 के ज्यादा पास है या 3000 के ज्यादा पास है? देखो 25 यानी 2500 ये पूरा कर चुका है ऑलरेडी, यानी आधे से ज्यादा हो चुका है। अगर मेरे को 2000 से 2573 से 2000 पे चल के जाना है और 3000 पे चल के जाना है, तो मुझे किसके लिए कम चलना पड़ेगा? देखो इसके लिए मुझे ज्यादा चलना पड़ेगा, 73 मुझे ज्यादा चलना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे 73 कम चलने पड़ेंगे। तो इसका निकटतम मान कितना हो जाएगा? इसका निकटतम मान हो जाएगा 3000, ठीक है, इसका निकटतम मान हो जाएगा 3000। अब आप लोग इनकी थोड़ी सी होमवर्क है, थोड़ा सा होमवर्क है, आप मुझे बताना है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इनके निकटतम वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। 5 3 5 5 2 जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए सारी डिजिट को चेंज करा जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में चेंज करने के लिए बोलेगा अभी हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि जब चेंज करने के लिए बोलेगा तो क्या होगा, ठीक है। 7805 इसकी निकटतम वैल्यू बताना कि क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको इसके अकॉर्डिंग इसके अप्रॉक्स मान बताने इन वैल्यूज के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं हर एक की वैल्यू निकालना। जैसे कि हमें दे रखा है 841, आई होप ये ब्लैक बोर्ड पर विजिबल होगा, यस 841, ठीक है। 841 को बोला है इकाई पे चेंज करना है, इकाई यानी यूनिट प्लेस, वंस प्लेस जो होती है ना हमारी वंस प्लेस, इसको लेकर के आने, ये रहा, सिर्फ हमें इस पे ध्यान देना है, इस पे, ठीक है। अभी तो हम पूरा पूरा जब तक हमें नहीं पता था हम चेंज कर रहे थे, बट अभी हमें इसको बताना है। तो अब इसको देखो कैसे कर सकते हैं, सिर्फ इसको चेंज करना है। तो मैंने क्या बोला, जो बाद वाला नंबर है ना हम इस पे ध्यान देंगे, आप सेम टू सेम पहले 1 लिखो, ठीक है, इस पे 1 बाद वाले ही नंबर को चेंज करा जाता है। जैसे इसमें अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, रुको। जैसे कि अभी मैंने एक नंबर लिया था 2537 था, ठीक है। मैंने बोला कि जब तक कुछ भी मेंशन नहीं है हम पूरे पूरे को चेंज करते हैं, ठीक है। पूरे को चेंज करा, जैसे 2 था तो 2 का एक आगे का लिया, 2 लिया, और इसके एक आगे का 3 लिया, 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दी, ठीक है। फिर हमको देखना है, बट इस क्वेश्चन में जो ये है 841, इसमें हमें मेंशन है कि हमें यूनिट डिजिट का अप्रोक्सीमेशन बताना है। अप्रोक्सीमेशन किसका बताना है? सिर्फ यूनिट डिजिट का। तो हम यूनिट डिजिट देखेंगे, यहाँ पे हम पूरे का ही देख रहे थे तो लास्ट पे आए, यहाँ पे हम यूनिट डिजिट देखेंगे तो हम इसके इधर वाले नंबर को लेंगे, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, या यूनिट डिजिट बोला है या मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, कुछ भी बोल सकता है वो, तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको नंबर लेकर के आओ, 4, 4 के बाद क्या आता है 5, एक डिजिट है तो 1 जीरो लगा दो। अब आप एक बात बताओ कि ये जो 841 है, ठीक है, वो 40 के ज्यादा पास है या 50 के? तो ऑब्वियसली एक ही तो वापस जाना है, ये पास है, तो इसका यूनिट डिजिट का अप्रोक्सीमेशन कितना होगा? सिर्फ 840, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट का अप्रोक्सीमेशन कितना होगा? 840। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई, वंस में हमको चेंज करना है, वंस नंबर में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब बोलेगा इकाई दहाई, वंस टेंस, टेंस तक हमें चेंज करना है, ठीक है, दहाई चेंज करना है। यही एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 840 841 है, अब मुझे इसको दहाई तक चेंज करना है, मीन्स इन दोनों में चेंज करना है। तो इन दोनों को जाने दो भाड़ में, अब मैं इसके बाद वाला नंबर लूंगी 8, 8 के बाद क्या आता है 9, तो कितने नंबर है यहाँ पे? 2, 2 जीरो लगा दो, ठीक है, 2 जीरो लगा दी। अब देखो कि 800 और 900, तो 841 किसके पास है? 800 या 900 के? 900 के लिए भाई मुझे ज्यादा चलना पड़ेगा, 841 के लिए 41 वापस आना है, तो अप्रोक्सीमेशन इसका कितना होगा? 840 नहीं 800, तो अप्रोक्सीमेशन कितना होगा इसका? 800, ठीक है। अब जैसे कि अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं 2573 और 75, वहां पे 273 था। अब इसका मुझे अप्रोक्सीमेशन बताना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी यहाँ तक मुझे बताना है, ठीक है। तो ये 3 नंबर वंस टेंस 100 तक बताना है, जाने दो भाड़ में। ये हो गया मेरा 2, 2 के बाद क्या आता है 3, जीरो लगाए, 3 क्योंकि 3 नंबर है तो 3 जीरो लगाए। अब बताओ ये किसके पास है? तो अब ये 3000 के पास है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा? 3000, ठीक है। तो आपको ये मेंशन भी कर सकते हैं कि इकाई तक चेंज करना है, दहाई तक चेंज करना है, सैकड़े तक चेंज करना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब जैसे कि एक नॉर्मल नंबर दे दिया 149, आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो 149 है तो मैंने क्या बोला 1 के बाद क्या आता है 2, है ना, 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दो। तो 149 किसके ज्यादा पास है? 100 के या 200 के? तो ऑब्वियसली 100 के, तो इसका अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा? 100। बट इसी क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन कर दिया जाए कि आपको सिर्फ इसमें उंगली करनी है, ठीक है, इनको नहीं छेड़ना, आपको इसमें सिर्फ इकाई नंबर चाहिए, यूनिट में करना है, तो आप क्या करोगे?
ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका बाद वाला नंबर देखोगे तो 4 के बाद क्या आता है, एक तो 4 ही लिखेंगे, एक 4 के बाद वाला यानी कि 5, एक नंबर है तो एक जीरो लगा दो। अब बताओ 49 ज्यादा किसके पास है, 40 के या 50 के। देखो 49 50 के लिए सिर्फ एक चलना है, 40 के लिए हमें 9 वापस जाना पड़ेगा। ओहो, कौन जाएगा, सिर्फ 150, सॉरी तो कितना आ जाएगा 50, तो 50 के पास है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 150। ये 50 हो गया तो 1 का 1 सेम टू सेम रहेगा वो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका अप्रोक्सीमेशन 150। तो आप टेंशन मत लो, ये आपको ना हमेशा मेंशन करेगा कि आपको कहाँ तक के निकटतम मान बताने हैं, मीन्स की जो अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू बतानी है ना आपको, वो कहाँ तक बतानी है। और इनकेस अगर उसने आपको मेंशन नहीं कर रखी, देखो फिर तो आपको सारे ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी बात पे एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मैं चाह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। बाकी आपका होमवर्क है वो आपकी विश है, आप करो या ना करो। एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3 ये आपको कंप्लीट करनी है, और इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर 1 है क्लास 6 क्लास का वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 1 जो है वो हमारा पूरा हो जाएगा 6 क्लास का। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे हमारा होल नंबर, जो कि 6 क्लास का सेकंड चैप्टर है। एक नंबर है 6 5 3 2 5 4, और बड़ा करना है तो आप 7 लगा लो, ठीक है। अब आपको बोला है कि इसका अप्रोक्सीमेशन मान निकालो, अप्रोक्सीमेशन देख रहे हो। पहले हम इसको करते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से देखते हैं। तो 7 है तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 4 और 5, तो 0 लगा लिया, एक नंबर है 0 लगा दिया। तो 47 40 के ज्यादा पास है 50 के, तो ये है 50 के। तो इसका यूनिट डिजिट वाला कितना हो जाएगा 6 5 3 2 5 5 0, ठीक है। ये तो विजिबल नहीं था, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 6 5 3 2 5 5 0, ठीक है, क्योंकि 47 को हमने 50 में कन्वर्ट कर दिया। अब वो बोल रहा है कि ये तो फर्स्ट का आंसर था, अब सेकंड का आंसर दहाई में चेंज करना है इनको, वंस टेंस में। तो 47 का 47 रहे तो यहाँ पे हम दिक्कत करेंगे, 5 और 6, 2 जीरो है तो लगा दो 500, 500 और 600, तो 547 किसके ज्यादा पास है 500 के, तो यहाँ पे इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे 500, ठीक है। इसी तरीके से हमको चेंज करते जाना है, इकाई का, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तक हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम करोड़ों की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाल सकते हैं पूरी, कि इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कितनी हो सकती है, तो पूरी करोड़ों अरबों जितनी भी हम चाहें इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर ये हमको कुछ नहीं बोल रखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा कुछ भी नहीं मेंशन करा हुआ, तब हम क्या करेंगे, तो देखो ये क्या है 6, तो 6 की जगह 2 हो सकते हैं, 6 और 7, 2 लिखेंगे, 6 लिखा, 6 का 6 लिखा और एक आगे वाला 7, जीरो लगा लो, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 जीरो लग जाएंगे, यहाँ पे भी आप 6 जीरो लगा लो। अब ये देख लो ये नंबर किससे ज्यादा है, 5 है ना, मतलब आधा तो वही रखा है, आधे से ज्यादा ही नंबर दे रखा है, तो यानी ये होगी इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ जो क्या है आपकी एक्सरसाइज 1.3 वो खत्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है 1.3 चैप्टर एक्सरसाइज बहुत आराम से कर सकते हो। यहाँ पर जो है एक्सरसाइज तो खत्म हो जाती है, बट स्टिल एक टॉपिक रह जाता है, वो है रोमन काउंटिंग। देखो मैं चाहूँ तो मैं ये स्किप करवा सकती हूँ, मैं आपको ना करवाऊँ, क्योंकि इससे रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक जो है ना एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के रूप में नहीं दिया हुआ है। ये क्या करा हुआ है, एक्सरसाइज 1.3 के बाद बुक में ही रोमन काउंटिंग को थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है और खत्म, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं चाहती तो मैं आपको छुड़वा सकती हूँ, बट मेरा कभी भी मोटिव ये नहीं रहता कि मीन्स आपको खाना पूर्ति करवानी है, कि हाँ एक्सरसाइज करा दी बात खत्म हो गया, नहीं। अगर एनसीईआरटी की बुक में टॉपिक दिया हुआ है इट मीन से इंपॉर्टेंट है, और पेपर अगर एनसीईआरटी से बनने वाला है तो इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। भले ही इसकी एक्सरसाइज नहीं दी हुई है, बट डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको रोमन काउंटिंग कराऊंगी। और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन देखो सीटेट में आने लगा है, हमेशा से आता है कि 749 को रोमन में कैसे लिखेंगे, 512 को रोमन में कैसे लिखेंगे, तो वो हमें आना चाहिए। तो एक छोटा सा मैं ट्राई करूंगी कि आपको जो रोमन काउंटिंग है, जो अब तक बहुत टफ लगती होंगी या बड़े बड़े नंबर समझ में नहीं आते होंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो रोमन काउंटिंग 1 to 10 तक तो बहुत आसान है, 12 तक तो हम अपने स्कूल पे हर क्लास पे कॉपी के बाहर 1 2 3 4 ऐसे चिट पे नाम लिखते ही आते हैं रोमन काउंटिंग में, बट 12th के आगे आकर के हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है रोमन काउंटिंग में, ठीक है। बट ये जिसको आती होगी उसके लिए बहुत आसान है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा चीजें रहती हैं। बट रोमन काउंटिंग से जुड़ी हुई चीजें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, मे बी कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है केवीएस पीआरटी में, बट कहीं ना कहीं जिंदगी में अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी आप इसको यूज कर पाते हो तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा रहेगा कि मेरी पढ़ाई हुई चीज आपके काम आए, ठीक है। तो देखो 1st to 10th तक जो रोमन काउंटिंग है वो आपको आती है, वो आपको पता है, तो मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही। इसके आगे हम लिखते हैं, जैसे फर्स्ट, इसको तो 1 बोला जाता है,
फिफ्थ को 5 बोला जाता है, ठीक है, ये सब आप इससे यूज टू है। इसको 10 बोला जाता है। अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है, एल आता है हमारा 50, एल को बोलते हैं हम 50, सी को बोलते हैं 100। अब ये सारे काम सारा ये करने वाले हैं, ठीक है। डी को बोला जाता है 500, और ये सारा आपकी एनसीईआरटी में ही है, ठीक है, मैं कुछ अलग से नहीं बता रही। और एम है यहाँ पे हमारा 1000, यानी एम को बोला जाता है 1000। अब देखो ये रोमन काउंटिंग हम करते कैसे, बनाते कैसे है। इसमें ना हमें किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं होती कि हमें रटना है, बट पहले तो ना एक चीज हम कर लेते हैं। जैसे कि हम इसको एक चीज, पहला एक रूल बताना चाहूंगी। जैसे ये होता है 10, और अगर हम यहाँ पे 2x लगा दें तो ये होता है 20, और अगर हम यहाँ पे x कर दें तो ये होता है 30, ठीक है। आप सोचो भाई ये तो बड़ा आसान है, भाई मजा आ गया, आगे x लगा दो तो वो हो जाएगा 40, ऐसे 5x 50, 6x 60। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। अगर आपको ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये रोमन काउंटिंग का एक रूल है कि कोई भी जो नंबर है वो सिर्फ 3 टाइम तक रिपीट हो सकता है, उसके बाद नहीं आता। एक बार, 2 बार, 3 बार चल जाएगा, चौथी बार ये चीज नहीं होती, ये गलत है, ठीक है। यानी कि रोमन काउंटिंग में अगर आपको कोई भी चीज रिपीट करनी है तो आप मैक्सिमम 3 टाइम तक ही कर सकते हो, ठीक है। पहला रूल तो ये है। फिर सेकेंड चीज है कि जैसे हम x को तो रिपीट कर रहे हैं, जैसे x को हम रिपीट कर रहे हैं, ये रिपीट हो जाता है, लेकिन v, l और d ये रिपीट नहीं होते, ठीक है, ये रिपीट नहीं होते। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो हम ये v 5 है, v लिख के 10 नहीं हो जाएगा, ये v और v हमने लिखा तो 5 और 5 ये 10 हो गए, लेकिन 10 हम ऐसे नहीं लिखते, ये गलत है। तो v कभी भी रिपीट नहीं होता, मतलब ये जो 5-5 वाली लाइन है ना, समझ लो इनको बड़ी दिक्कत है। ये 5-5 और ये 5, यानी VLD 5-5-5 वाला रिपीट नहीं होगा, क्योंकि दिक्कत क्रिएट करेंगे ना। खुद सोचो, LL लिखा हमने 50-50-100, लेकिन यहाँ पे साथ में लिखने का मतलब ना प्लस होता है, ठीक है, और इधर होने का माइनस, अभी वो भी बताएंगे। बट आपको ये चीज ध्यान रखना, VLD ये कभी रिपीट नहीं होते। आप XX को रिपीट कर सकते हो, जैसे कि आपने फर्स्ट लिखा, आपने सेकंड आप कैसे लिखते हो, 2 ही तो, 2 बार आई खींचते हो ना, तो यानी 1-1-2। थर्ड कैसे लिखते हो, 1-1-3। फिर फोर्थ आपका कैसे आ जाता है, ऐसे। हम 4 बार डंडा नहीं खींचते ना, सिर्फ 3 बार, क्योंकि हम मैक्सिमम 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं। कहने का पॉइंट ये है कि हम आई भी रिपीट करते हैं, एक्स भी रिपीट करते हैं, और सी भी रिपीट करते हैं। जैसे 200 लिखना है तो वो सीसी ही होता है, 2000 लिखना है तो वो MM ही होगा, ठीक है। तो हम ये जो 0-0-0 वाले डिजिट है इनको चेंज कर सकते हैं, बट ये जो MM वाले हैं, मतलब 5 वाले, इन्हें बड़ी दिक्कत रहती है, हम इनको रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा सारा फर्स्ट रूल में, ये हमारा सेकंड रूल था कि ये रिपीट नहीं होते और ये रिपीट होते हैं। एक थर्ड रूल है जिसके बेसिस पर हमारी पूरी जो रोमन काउंटिंग है वो आराम से बन जाती है, ठीक है। अब क्या है, अगर हम किसी नंबर की लेफ्ट साइड कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब है उसको उसमें से माइनस करना है। जैसे कि लेफ्ट मतलब होता है माइनस, और राइट साइड का मतलब होता है प्लस, ठीक है। राइट साइड का मतलब होता है प्लस किसी भी नंबर के। अब देखो कैसे, जैसे कि 5 है, ठीक है, ये फिफ्थ का मतलब होता है 5, तो फिफ्थ के मेरे को 4 लिखना है, 4, तो मैं 4 को कैसे बताऊंगी, क्योंकि देखो 3 तक तो मैं आराम से लिख सकती हूँ, 1-1-1, क्योंकि 3 तक तो रिपीट होता है, उसके आगे इनको दिक्कत है ना। तो देखो 5 लिखा, अब मुझे 4 बनाना है, तो मैं एक क्या कर दूंगी, लेफ्ट साइड लिख दूंगी, लेफ्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस, यानी 5 में से 1 चला गया, कितना बचा, 4। अब मुझे लिखना है 6th, ठीक है, तो 5 लिखा, राइट साइड में 1 लगा दिया, कितना हो गया, 6th, ठीक है। ऐसी 7th, ऐसी 8th तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं 9th के लिए क्या करूं, क्योंकि भाई 3 ही तक तो आता है, आगे उससे ज्यादा तो हम लिख नहीं सकते। तो देखो 10th है, ठीक है, 10th 10 लिखा है, अब इसकी इधर 1 लगा दो लेफ्ट साइड, तो यानी 10 में से 1 गया, कितना हो गया, 9। 10th के आगे यानी 11 के लिए हमने 1 लगा दिया, तो ये कितना हो गया, 10 के में प्लस 1 कर दो, 11। सेम ऐसे ही चलते हमारा 12, ठीक है। अब आ जाते हैं 13 पे, 13 के लिए बन 13 हो गया। अब 13 के आगे हमको दिक्कत पड़नी शुरू होती है, तो कुछ नहीं होता, सेम जो हमारे पैटर्न चलता होता है ना वही रिपीट हो जाता है। जैसे कि ये हो गया 13, अब देखो 14 के लिए क्या करेंगे, देखो ये 10, 11, 12, 13, तो ये 14 बताना है ना हमें, 10 में हम 4 जोड़ देंगे, ये रहा, मतलब कि देखो 4 की वैल्यू कितनी थी, ये आई है ना हमारी 4 की वैल्यू, तो 10 में 4 जोड़ दो, 14 हो गया, 10 में 5 जोड़ दो, 15 हो गया। 16 के लिए क्या करना है, 6 की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी ना 6 की वैल्यू, तो आप ये 16 कर दो। 17 के लिए क्या करना है, ये कर दो, 7th, बस क्या करना है, जो 1 to 10 की काउंटिंग है ना, 1 to 10 तक की काउंटिंग को आगे 10 में जोड़ते जाना है। ये देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
तो क्या करना है, 10 10 10 10 जोड़ते चले जाना है। जब हम 20 पे आएंगे तो हमारा x हो जाएगा, यानी कि 20 हो गया। अब 21 कैसे होगा, है ना। 21 में भी आपने 11 तो कहीं ना कहीं अभी बनाया ही होगा ना, क्योंकि देखो 10 जमा 11 कितना होता है 21, तो 20 तो चलो हो गया, आसान है। तो 11 हमने क्या बनाया था, 11 हमारा था सिर्फ ये वाला। 10th में अगर हम 1 जोड़ रहे हैं 11, तो 10 लिखो और 11 लिख दो, सिंपल, 11 हो गया। फिर ऐसे 10 लिखो, अब 12 लिख दो, 12 जोड़ दो, 1 1, ठीक है। फिर x लिखो, 1 1 3 जोड़ दो, हमारा 23 हो गया। अब 24 के लिए फिर वही दिक्कत, ये लिखा, 14 हमने लिखा था ना, 14 बनाया है हमने, ये 14 हो गया। तो इस तरीके से हमारी क्या है, काउंटिंग चलती रहती है। अगर आपको ये नोट करना हो तो डेफिनेटली आप नोट कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मीन्स कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो हम सीखते हैं। वो विजिबल नहीं था, थोड़े से ना ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि मीन्स एग्जाम में कैसे आते हैं। जैसे सीटेट में आने लगा है, पहले तो नहीं आते थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 69 को रोमन काउंटिंग में कैसे लिखेंगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन है 110 को रोमन काउंटिंग में कैसे लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि 98 को हम रोमन काउंटिंग में कैसे लिखेंगे। क्योंकि आपसे देखो पेपर में ऑब्वियसली गिनती तो पूछेगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 इनको रोमन में लिख के दिखाओ, नहीं। एक नेचुरल कोई भी नंबर दिया जाएगा बीच में से कहीं भी, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इसे रोमन में चेंज कर सकते हो। और ये तो नंबर वैसे भी बहुत छोटे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नंबर भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो फर्स्ट है देखो 69, तो 69 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 60 + 9, है ना, इस तरीके से लिख सकती हूँ। क्योंकि मुझे रोमन काउंटिंग में करने के लिए ना टुकड़े ही करने पड़ते हैं, अगर इसके बिना नहीं हो पाता रोमन काउंटिंग। अब देखो मुझे नहीं पता कि 60 को मैं कैसे लिखूंगी, लेकिन मुझे ये पता है इसका मैं एक टुकड़ा और कर सकती हूँ कि 50 + 10, है ना, 50 + 10 + 9 ये हो सकता है। अब क्या है कि मेरे पास 50 की वैल्यू है ना, अभी हमने पढ़ी है कि 50 की वैल्यू क्या है, तो 50 की वैल्यू होती है L, उस L में मुझे प्लस करना है 10। तो आप ये बताओ कि मैं 10 इसके राइट साइड लगाऊंगी या मैं लेफ्ट साइड लगाऊंगी, ये दिमाग में तुरंत क्लियर करने जाना चाहिए। तो ये क्या है, मेरे को प्लस करना है, तो ऑब्वियसली मैं राइट साइड लगाऊंगी। मैंने लिख दिया 10, ठीक है, 10 लिख दिया मैंने। अभी मेरा क्या बन गया 60, L और X मेरा क्या बन गया 60। प्लस करना है मुझे 9, प्लस करूंगी तो यानी कि मुझे राइट साइड ही लगाना है। और 9 को हम कैसे लिखते हैं, 10 में से 1 गया, ये होता है मेरा 9, तो ये हो गया ये। तो 69 की वैल्यू कितनी होगी, LX 1X, तो ये है हमारी 69 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 + 10, बहुत सिंपल है, 100 + 10 110 करके लिख सकती हूँ। और 100 की हमारी वैल्यू कितनी होती है C, और मुझे 10 का इसमें प्लस करना है, तो मैं राइट साइड लगाऊंगी यानी कि CX, ठीक है। इधर मैं लिखूंगी CX, तो ये मेरा हो गया 110, सिंपल। अब यहाँ पे 98, तो 98 में कैसे लिखूंगी, 90 + 8, क्योंकि 8 मेरा अलग होगा 90 मेरा अलग हो जाएगा। अब 90 मुझे लिखना है, ठीक है, तो 90 को मैं लिख सकती हूँ 100 - 10, है ना, +8। 100 - 10 प्लस में लिख नहीं सकती क्योंकि 4 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता, तो 100 - 10, 100 की वैल्यू कितनी होती है, 100 की वैल्यू होती है C। 10 माइनस करना है, देखो प्लस करना तो राइट साइड लिखा, माइनस करना है तो लेफ्ट साइड लिखूंगी, ये लिखा, तो ये मैंने क्या लिख दिया 90। 90 में प्लस करना है 8, तो 8 को लिखा जाता है ऐसे, जस्ट बिकॉज कि मुझे प्लस करना है तो मैं इसलिए राइट साइड लिखूंगी। तो ये पूरी वैल्यू होती है मेरी 98 की, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे, और जो रोमन काउंटिंग क्या होती है, कैसे इसमें नंबर लिखे जाते हैं, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको होमवर्क है कि आप 73 को कैसे लिखोगे रोमन काउंटिंग में, और 92 को कैसे लिखोगे रोमन काउंटिंग में। थर्ड है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 268 को कैसे लिखोगे। फोर्थ वन है 315 को कैसे लिखोगे, और पांचवा थोड़ा सा आसान दे देते हैं 400 को कैसे लिखोगे, ठीक है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, बट आप हो भी तो बढ़े ना, फिर आपने लेवल पे भी सीख लिया, D तक 1000 तक आपने सीख रखा है, M 1000 और D 500 तक आपने सीखा है, तो डेफिनेटली आप इनको बना सकते हो प्लस माइनस के रूल करके। और ये आंसर अगर आप मेरे को नहीं भेजोगे तो डेफिनेटली इनको करके गूगल से इनके आंसर जरूर कर लेना, ठीक है। एक बार प्लीज इनको प्रैक्टिस कर लेना, कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो ये काम आएगा, ठीक है। सो आज इस वीडियो में इतना ही। आपका जो चैप्टर 1 है 6th क्लास का वो खत्म हो चुका है। अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम होल नंबर से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे 6th चैप्टर का सेकेंड चैप्टर है।